गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज का अपना टॉपिक जो है वो है डिमांड ऑफ मनी, मुद्रा की मांग। आज के इस टॉपिक में अपन देखेंगे, जैसे इससे पूर्व हमने पढ़ा था कि मुद्रा का जो मूल्य है मतलब वैल्यू ऑफ मनी, उसको डिफाइन दो चीज़ें करती है, डिमांड ऑफ मनी और सप्लाई ऑफ मनी। तो उसमें से जो पहला सेक्शन है उसको आज अपन यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, मतलब मुद्रा की मांग को। मुद्रा की पूर्ति को अपन दूसरे वाले नेक्स्ट वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज अपन देखते हैं डिमांड ऑफ मनी मतलब मुद्रा की मांग। देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि वस्तु की मांग और मुद्रा की मांग कैसी होती है, अलग अलग। अब अलग अलग कैसे होती है तो उसको समझने के लिए यहाँ देखिए, जो कमोडिटी होती है, जैसे मान लीजिए ये पेन है, तो इसकी डिमांड मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि इसके अंदर क्या है, यूटिलिटी। इस पेंसिल से मैं लिख सकता हूँ, इसीलिए मैं इसको दुकान से खरीद कर लाया। यदि ये लिखने का काम नहीं करती तो मैं इसको नहीं खरीदता। इसका मतलब जो कमोडिटी होती है उसके अंदर यूटिलिटी है, और उस यूटिलिटी की वजह से मैं इसको परचेज कर रहा हूँ। तो हम क्या देखते हैं, ये कोई कमोडिटी है, जैसे ये पेंसिल ही है। अब इसके अंदर लिखने की क्षमता है, इसका मतलब इसके अंदर उपयोगिता है। तो चूंकि अब मैं डायरेक्टली इस पेंसिल से लिख रहा हूं, तो ये मेरी आवश्यकता को फुलफिल कर रही है। तो वस्तुओं की स्थिति में क्या होता है, वस्तु के अंदर उपयोगिता होती है जिससे मनुष्य की डायरेक्टली कोई भी नीड है वो सेटिस्फाइड होती है। जबकि आप मनी वाले केस में देखोगे तो ऐसा नहीं है। मनी में क्या होता है कि ये केवल अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति की आवश्यकता को संतुष्ट करती है। अब अप्रत्यक्ष रूप से कैसे, तो जैसे देखिए, मेरी जेब में पैसा है, मैं उससे दुकान पर गया, पेन या पेंसिल खरीदी, उससे मैं लिखने का काम कर रहा हूं और फिर मैं अपनी आवश्यकता को संतुष्ट कर रहा हूं। तो यहां पर आपने क्या देखा कि पैसा डायरेक्टली है मेरी आवश्यकता को फुलफिल नहीं कर सकता। पैसे ने पेन का रूप लिया, क्योंकि उसी पैसे से या इसी मुद्रा से मैंने पेन खरीदी और उससे फिर मेरे लिखने का काम हुआ। तो यहां हम ये देखते हैं, जैसे यहाँ पेन या पेंसिल वाले केस में हमने देखा था कि उस वस्तु के अंदर यूटिलिटी है, इसलिए डायरेक्टली ये मेरी आवश्यकता को संतुष्ट कर सकती है। जबकि रुपए में ऐसा नहीं है। यदि कागज का नोट लेके मैं इस पर चलाने लगूं तो वो नहीं चलेगा। जबकि मुझे लिखना है तो मैं कागज के नोट से नहीं लिख सकता, लेकिन उस कागज के नोट से मैं पेन खरीद कर लिख सकता हूं। इसका मतलब ये जो मुद्रा है वो मेरी आवश्यकता संतुष्ट तो कर रही है, लेकिन कैसी, इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप में वो मेरी नीड को सेटिस्फाइड नहीं कर सकती। मैं उस पैसा से वो मेरी जरूरत की चीज खरीदूंगा और मेरी जरूरत की चीज मिलने के बाद में मेरी आवश्यकता संतुष्ट होगी। इसलिए यहाँ पर दो मेजर डिफरेंस क्या आया, वस्तु की मांग हम उसकी उपयोगिता की वजह से करते हैं, इसलिए वह हमारी आवश्यकता को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती है। जबकि मुद्रा की मांग हम किसी वस्तु को खरीदने के लिए करते हैं और फिर उस वस्तु से हमारी आवश्यकता संतुष्ट होती है। इस प्रकार मुद्रा हमारी आवश्यकता को इनडायरेक्टली सेटिस्फाइड करेगी, जबकि वस्तु डायरेक्टली सेटिस्फाइड करती है। अब मुद्रा की मांग इसलिए की जाती है क्योंकि इसमें क्रय शक्ति होती है। जाहिर सी बात है, मैं पेन खरीदना चाहता हूं तो इस पैसों से ही पेन आएगी, इसीलिए मेरी जेब में जो पैसा है उससे सामान खरीदने की ताकत है। तो ये जो इस पैसे के अंदर सामान खरीदने की ताकत है वो उसका परचेजिंग पावर है, और इसीलिए मैं पैसा अपने जेब में रखता हूँ। तो मैं मुद्रा की मांग क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास में जो पैसा होगा उससे मैं जो चीज चाहे वो खरीद सकता हूँ। इसका मतलब मुद्रा में परचेजिंग पावर होती है और उस परचेजिंग पावर की वजह से मैं उसको डिमांड करता हूँ। अब अपन एक छोटा सा हेडिंग यहाँ डिस्कस करते हैं कि मुद्रा की मांग को कौन कौन से फैक्टर अफेक्टेड करते हैं, उसको प्रभावित करते हैं। तो थोड़े से हेडिंग है, जैसे कि ब्याज की दर। अब आप साधारण सा देखिए, आप यहाँ पर खड़े हैं और ये आपका बैंक है। अब बैंक वाला पहले आपकी डिपॉजिट पर 5% ब्याज दे रहा था, अब इसने अपनी ब्याज दर बढ़ा के 10% कर ली। तो अब आप सोचिए, आप अपनी जेब में पैसा रखना पसंद करेंगे या बैंक में जमा कराना पसंद करेंगे? तो जाहिर सी बात है, व्यक्ति को बैंक वाला अब ज्यादा अर्निंग दे रहा है, उस पर ब्याज दर ज्यादा मिल रही है, तो व्यक्ति अपने घर में रखा हुआ पैसा भी बैंक में जमा कराएगा कि नहीं कराएगा? तो यहाँ पर साधारण सा नियम क्या हुआ, यदि ब्याज दर बढ़ेगी तो मुद्रा की मांग कैसी होगी, घटेगी। मुद्रा की मांग का मतलब यहाँ पर है व्यक्ति की जेब में पैसा रखा हुआ या घर पर रखा हुआ। तो अब जब ब्याज दर बढ़ेगी तो उसको बैंक में रखने में फायदा है, इसलिए वो अपने घर पर पैसा कम रखेगा। तो ब्याज दर बढ़ने पर मुद्रा की मांग कैसी होगी, घटेगी, अर्थात व्यक्ति अपनी जेब में पैसा कम रखना पसंद करेगा।
और बैंक में पैसा रखना ज़्यादा पसंद करेगा। फिर दूसरा पॉइंट आता है साख की उपलब्धता। तो यदि आपको आसानी से उधार मिल जाता है तो क्या कोई व्यक्ति अपनी जेब में पैसा ले लेके घूमेगा? उसको पता है जब भी मुझे जरूरत होगी बैंक वाला इजीली अवेलेबल करवा देगा। तो ऐसी स्थिति में जब साख की उपलब्धता अच्छी है तो मुद्रा की मांग कैसी होगी? कम। और यदि साख की उपलब्धता कम है तो जाहिर सी बात है इसकी विपरीत स्थिति होगी, तब व्यक्ति घर पर ज्यादा पैसा रखना चाहेगा, मतलब वो मुद्रा की मांग कैसी करेगा? ज्यादा। तो यदि आपको लोन आसानी से मिल जाता है तो आप कैश रखना पसंद नहीं करेंगे, मतलब मुद्रा की मांग घटेगी। और आपको लोन आसानी से नहीं मिलता तो आप अपने घर में पैसा रखना पसंद करेंगे, यानी कि मुद्रा की मांग बढ़ेगी। राष्ट्रीय संपत्ति, यदि समाज में सभी व्यक्ति पैसा वाले हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है सबके पास में पैसा बढ़ रहा है। तो जब समाज में सभी व्यक्ति धनवान हो रहे हैं तो वैसे ही समाज में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाएगी, यानी कि मुद्रा की मांग भी बढ़ जाती है। भुगतान प्रणाली, यदि हमारे यहाँ पे जो पेमेंट सिस्टम है वो अच्छा है, आज ही आपने चेक डाला और आज ही क्लियर हो गया, मतलब बैंक वाला उस प्रोसेस में बहुत कम समय ले रहा है, तो जाहिर सी बात है अगले वाले को पेमेंट भी जल्दी मिलेगा। ऐसी स्थिति में जब हमें ये विश्वास है कि हमारी जो पेमेंट सिस्टम है वो बहुत अच्छा है, बैंक वाला विद इन 1 डे, एक दिन के अंदर ही आपका क्लियरेंस कर लेता है, तो आप भाई मुद्रा की जो डिमांड है वो क्या करोगे? कम ही करेंगे। क्योंकि अब मुझे मेरे पास में कैश रखने की जरूरत कहाँ है, मुझे तो तुरंत पेमेंट हो जाता है, अगले वाले को पता पेमेंट आज आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति वो नकद ज़्यादा नहीं रखेगा। लेकिन जहां पर पेमेंट डिले हो रहा है वहां पर आप भी जानते हो व्यक्ति अपनी सेफ्टी के लिए अपने घर में पैसा ज़्यादा रखेगा। भविष्य में आय प्राप्ति की संभावना, अब भविष्य में आपको इनकम मिलने वाली है तो आप अभी से अपनी घर में जेब में पैसा रखेंगे। जैसे आप मानिए कि अभी थोड़ा समय बाद जैसे दीपावली आएगी तो दीपावली पर आपके पास में खूब एक्स्ट्रा पैसा आएगा, तो क्या अभी से आप अपनी जेब में, ये आपकी जेब में आप पैसा रखोगे? क्योंकि आपको पता है दीपावली के लिए पैसा रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस समय आपके पास ऑलरेडी अच्छा खासा पैसा आएगा। तो जब भविष्य में आय प्राप्ति की संभावना है तो व्यक्ति डिमांड कम करेगा, क्योंकि उसको पैसों की जरूरत ही नहीं है, उसके तो वहां उस समय मिल जाएंगे जब उसको जरूरत होगी। और यदि अब भविष्य में पैसा आने वाला नहीं है, जैसे अपन मानते हैं कि कोरोना काल की वजह से बिजनेस खराब हो गया है और पेमेंट इतनी जल्दी नहीं आ रहा व्यापारियों के, तो व्यापारी अपनी तिजोरियों में कैश रख रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि बिजनेस को चलाने के लिए हमें इसकी एज ए इमरजेंसी के रूप में भी जरूरत पड़ सकती है। तो भविष्य में आय की प्राप्ति की संभावना अच्छी है तो हम धन की या मुद्रा की मांग कम करेंगे, और संभावना कम है तो जाहिर सी बात है हम हमारे घरों में पैसा ज्यादा रखेंगे। कीमत में परिवर्तन, कीमत में परिवर्तन को साधारण सा देख सकते हैं। मान लीजिए मैं ये कहूँ कि आने वाले समय में वस्तु की जो प्राइस है वो बढ़ेगी, तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? यदि भविष्य में वस्तु, ये जो हमारी वस्तु है, जो कमोडिटी है, उसकी प्राइस बढ़ने वाली है, तो हम उस वस्तु को आज ही खरीदेंगे, क्योंकि हमें पता है कि भविष्य में तो इसकी प्राइस बढ़ेगी। और जब आज ही खरीदने जाएंगे तो हम मुद्रा की मांग कम करेंगे कि ज़्यादा? जाहिर सी बात है हमें आज पैसा ज़्यादा चाहिए। इसलिए हम इस स्थिति में क्या करेंगे कि यदि जो प्राइस बढ़ने वाली है तो हम ऐसी स्थिति में आज उसको खरीदना पसंद करेंगे, तो आज हमारी मुद्रा की मांग बढ़ जाएगी। और इसकी विपरीत स्थिति, यदि प्राइस घटने वाली है तो हम आज क्यों खरीदेंगे, हम तो भविष्य में खरीदेंगे, तो हमारी मुद्रा की मांग घट जाएगी। इस प्रकार से मुद्रा की मांग को ये एलिमेंट प्रभावित करते हैं। थैंक यू।